नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कृषि और तकनीकी की। यह यूपीएससी और आरएस के दिशा में महत्वपूर्ण विषय है। जब हम लोग कृषि और तकनीकी की बात करते हैं तो दोनों का मेल खाना बहुत जरूरी है इस आधुनिक युग में। जब कृषि की बात करेंगे तो भारत आज भी कृषि प्रधान राष्ट्र है। 50% से अधिक आबादी जो भारत की है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि प्रधान राष्ट्र होने के बावजूद देश में भूखमरी का होना, खाद्य संकट का होना, इसके साथ साथ देश में अनेक तरीके के किसानों के द्वारा मुद्दे उत्पन्न होना, जैसे किसानों की आत्महत्या होना, उनको उतनी मेहनत के अनुकूल पैसा नहीं मिलना या कम आय मिलना प्रमुख मुद्दे हैं। जब इन सभी आयामों को हम लोग देखते हैं तो ये भी सत्य है कि कृषि के बिना भारत के भविष्य का निर्धारण करना संभव नहीं है। लेकिन यदि इसी कृषि को बेहतर तरीके से विकसित करना हो तो हमें यह भी देखना होगा कि तकनीकी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। यदि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग बढ़ जाता है तो भारत में फूड प्रोसेसिंग जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं। कहीं ना कहीं कृषि के साथ साथ कृषि आधारित अन्य उद्योगों का विकास हो रहा है और कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग तो विकसित हो रहे हैं, केवल किसान की आय विकसित नहीं हो रही। जिन लोगों ने तकनीकी आयामों को स्वीकार किया है या जो तकनीकी के मार्ग को विकसित कर रहे हैं उनके द्वारा निरंतर विकास भी प्राप्त हो रहा है, उनको अधिक आय भी अर्जित हो रही है। या जो आधुनिक युग के किसान हैं, जो लोग प्रोफेशनली एग्रीकल्चर करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे भारत के अंदर, बहुत से रुचि रखने वाले जो युवा हैं वो कृषि की तरफ अपना क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, उनको अपार सफलता भी मिल रही है। लेकिन जो परंपरागत जो किसान हमारे यहाँ कृषि से जुड़े हैं उन लोगों के साथ कुछ मुद्दे हैं। ऐसे में जब हम लोग कृषि की बात करेंगे तो कृषि में एक सम्मानजनक आय की संभावना है। और जैसे देश लॉकडाउन के दौर से गुजरा है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था केवल इन्हीं किसानों के दम पे चली है। ऐसे में जब हम इस पूरी परंपरा की बात करेंगे तो कृषि में एक सम्मानजनक आय की संभावना है। केंद्र और राज्य सरकार निरंतर इस तरीके की योजनाओं को और कार्यक्रमों को भी संचालित करते रहते हैं जिनका उद्देश्य कृषि और कृषि से जुड़े लोगों की आय को बढ़ाना है। हमारे यहाँ प्रमुख मुद्दा है कि जो सीमांत किसान और जो मजले किसान जिनको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, जिनके पास जमीन कम है, 1 हेक्टर से भी कम है, या जो भूमिहीन किसान है, वो एक प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं। ऐसे में अगर हमें इस कृषि को तकनीकी से जोड़ दिया जाए तो हम लोग कम लागत का उत्पादन करने में सक्षम रहेंगे, सिंचाई की लागत कम होगी, इसके साथ साथ पशुपालन की तरफ हम लोगों का एक रुख बढ़ना शुरू होगा, कृषि आधारित अन्य उद्योगों का विकास होगा। जब हम लोग मानव जीवन की बात करेंगे तो पूरा मानव जीवन चक्र ही कृषि पर आधारित है। ऐसे में इसमें तकनीकी का यदि अहम प्रयोग कर लिया जाए तो कृषि को एक नई दिशा दी जा सकती है। खास कर कृषि तकनीकी, कृषि मशीनरी, खाद्य और उर्वरक, सिंचाई और बाजार व्यवस्था पर पूरी कृषि निर्भर है। यदि इन सभी आयामों पर हम मोटा मोटी मानकर चलें कि हम लोग कृषि के साथ कृषि मशीनरी, खाद्य और जितना भी उर्वरक जो हम लोग काम लेते हैं, फर्टिलाइजर्स, उन सब के अंदर, सिंचाई के अंदर और उस उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में यदि तकनीकी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस कृषि की आय जो है वो बढ़ जाएगी और कृषि से आधारित लोगों का जीवन एक बेहतर तरीके से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में देश की जीडीपी की जब हम लोग बात करेंगे तो 15% वर्तमान में प्रत्यक्ष योगदान जो है वो कृषि का है। बस फर्क यही है कि कृषि का 15% योगदान तो है, लेकिन 50% से अधिक आबादी जो है वो इस 15% आय पर निर्भर करती है। ऐसे में ऐसे लोगों को बेहतर आय किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से किसान रथ ऐप की योजना शुरू की गई थी जो काफी हद तक सफल रही और बहुत से किसानों को इस चीज का लाभ मिला। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे किसान तकनीकी के समर्थक हैं। यदि उनके साथ तकनीकी साझा की गई, विकसित किया गया तो वो धीरे धीरे हमारे पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे आयाम की जब हम लोग बात करते हैं तो कृषि मशीनरी की जब हम लोग बात करेंगे तो कृषि मशीनरी उद्योग जो है वो देश में 60% योगदान रखते हैं। यानी केवल कृषि नहीं, कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनका योगदान भी लगभग 60% है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर उद्योगों की श्रेणी में कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनका योगदान 60% और खास कर कृषि मशीनरी के क्षेत्र में। ऐसे में आधुनिक युग में ये जितनी भी फार्म मशीनरी की तकनीकी 1 दशक से पिछले विकसित हो रही है वो एक हमारे लिए सफलता तरीके से काम करेगी। उसको यदि हम लोग पूर्णतः 100% प्राप्त कर लें और हर किसान उस तकनीकी तक पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेहतर चीजें विकसित होना शुरू हो जाएगी। इस आधुनिक कृषि मशीनरी ने कृषि की पूरी परिभाषा को ही परिवर्तित कर दिया है। आपने
इस लॉकडाउन के दौरान अखबारों में पढ़ा होगा कि मजदूरों का एक तरीके से मिलना कहीं ना कहीं संकट पैदा कर सकता था। ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से पंजाब सरकार से एक विशेष अपील पर वहां से कुछ मशीनरी मंगवाई गई जो हमारे यहाँ कृषि में किसानों की मदद कर सकती है। और यही सब वो साबित करता है कि यदि कृषि मशीनरी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं कृषि की जो उत्पादन की लागत है वो कम हो जाएगी, और लागत कम हो जाएगी तो किसानों की आय बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कृषि मशीनरी का एक महत्वपूर्ण योगदान, जैसा जीडीपी में 60% है, ऐसा ही किसान की आय को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। 2022 तक भारत में फार्म मशीनरी का जो योगदान है वो लगभग $770 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। यदि हम लोग इस राशि की बात करें तो एक बहुत बड़ा योगदान है, और लगभग 7% ग्रोथ होने की और संभावना है इसके अंदर 2022 तक। यानी आने वाले 2 सालों में कृषि मशीनरी के प्रयोग में लगभग 7% की समृद्धि हमें देखने को और मिलेगी। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कृषि रसायन और उर्वरक की, तो ये किसानों के लिए बहुत अति उपयोगी हो चुका है। वर्तमान दौर में अनेक तरीके की कृषि से संबंधित बीमारियां विकसित हो रही हैं, जो ऐसे में इन सब चीजों को विकसित करने के लिए और उत्पादन को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से या अनेक पर्यावरणीय संकट की वजह से एक पूरा साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ चुका है। तो ऐसे में उस किसान के उत्पाद को सुरक्षित करने के लिए इन उर्वरकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम लोग इनकी बात करेंगे तो देश में हर साल 32.4 मिलियन टन उर्वरक का उत्पादन होता है, और इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है। कृषि रसायनों को बनाने के लिए नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% है। यानी विश्व में जितना उर्वरक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है उसमें 10% योगदान भारत का है, जबकि घरेलू बाजार में कृषि रसायनों का इस्तेमाल सबसे अधिक हो रहा है। कृषि रसायन तकनीकी में फसल पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और किसानों को भी लाभ मिला है। इसके अलावा कृषि रसायनों के इस्तेमाल में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान सजग हो रहे हैं, और ये आंकड़ा साबित भी करता है कि कृषि रसायनों के इस्तेमाल में भारत विश्व का चौथा बड़ा राष्ट्र है। भारत से पहले अमेरिका, जापान और चीन भारत की तुलना में अधिक विकसित हैं, लेकिन जब भारत के आंकड़े को हम मानते हैं तो प्रति हेक्टर जो है वो 0.6 किलोग्राम हम लोग रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जापान का आंकड़ा अधिक है, 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। पर जब हम लोग आंकड़ों के आधार पर तुलना न कर उनको व्यवहारिक समझ पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो जापान की भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कम है, जिसकी तुलना भारत से यदि की जाए तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र अधिक है। इसके साथ साथ भारत में 60% कीटनाशक, 16% से अधिक खरपतवार नाशक चीजों का, बायोपेस्टिसाइड्स जैसी चीजों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और फसल सुरक्षा के लिए कृषि रसायनों के साथ साथ बायो उत्पाद और जैविक उत्पादों का भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो जब हम लोग बात करेंगे कि भारत में कृषि की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसान की आय प्रमुख समस्या है। सीमांत किसान और जो मझले किसान है वो लोग तकनीकी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन तकनीकी ही एकमात्र विकल्प है जो किसानों की आय को बढ़ा सकती है। विशेष उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, जितने प्रोफेशनल फार्मर्स जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, एक व्यवसायिक तौर पर जो युवा कृषि को अपना रहे हैं, वो लोग इस तकनीकी से ये साबित भी कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पहला योगदान तो कृषि मशीनरी का है, सबसे अधिक योगदान जो उत्पादन की लागत को कम करता है, किसान की आय को बढ़ाता है और उसके समय की भी बचत करता है। दूसरा बड़ा योगदान उर्वरक का है, फर्टिलाइजर का है, जो फसल की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जैविक उत्पाद और बायो उत्पाद का भी हम लोग प्रयोग अच्छे से कर रहे हैं। कृषि सिंचाई तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इस कृषि सिंचाई में भी तकनीकी की वजह से काफी बदलाव हुए हैं, जिसमें हम लोग कैसे कहते हैं ड्रॉप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भारत में विकसित हो रहा है। भारत में जब 1967 में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उस दौर में एक परंपरा चली थी कि अधिकतर जो किसान हैं वो केवल पानी का एक तरीके से सब्सिडी मिल रही थी, खास कर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में उसका दुरुपयोग किया गया। और आज यही कारण है कि यहाँ आर्सेनिक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कैंसर पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो पानी की खपत बहुत ज्यादा इन लोगों ने कर ली है। और इसलिए एक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से जो कृषि संभव है वो ड्रॉप इरिगेशन का मॉड्यूल है, जो पानी की खपत को भी बचाता है, पानी के सदुपयोग को भी बढ़ावा देता है, कि एक तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस चीज का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप इरिगेशन जो है वो एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है। कृषि सिंचाई की इन तकनीकी से पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है, पानी का सही मात्रा में प्रयोग हुआ है। ऐसे में किसानों को एक संतुलित लाभ मिलना शुरू हुआ है। फिलहाल भारत में इस इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करेंगे तो ये
$3.78 बिलियन का कारोबार कर रही है। यानी ड्रॉप इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तीव्र गति से हमारे यहाँ बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2022 तक ये जो वृद्धि दर है ये लगभग 11% बढ़ जाएगी। यानी इसमें 11% बढ़ोतरी होने की और संभावना है। लोग धीरे धीरे ड्रॉप इरिगेशन के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। कृषि फसलों के साथ साथ बीज व्यापार में भी तकनीकी के एक बदलाव का परिवर्तन हमारे यहाँ चलन शुरू हो चुका है। हाइब्रिड बीज का हम लोग प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। सरकार ने कृषि बाजारों को तकनीकी से जोड़ते हुए कृषि मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां ऐसी तकनीकी विकसित कर रही हैं जिनसे किसानों को उत्पाद का सही मूल्य, कृषि सलाह, मंडीकरण, मौसम की जानकारी और ऑनलाइन कृषि उत्पाद बेचना और खरीदना जैसी सुविधाएं मिल सके। जब हम लोग इन सब चीजों के साथ देखेंगे तो भारत के अंदर एक विशेष प्रयास भी चल रहे हैं कि भारत की सरकार जानती है कि कृषि में हमारे यहाँ जो एक तरीके से संभावनाएं हैं वो अपार हैं। हम लोग अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां हर फसल के लिए सकारात्मक हैं। इसलिए जरूरी है कि भारत इन फसलों के उत्पादन पर अधिक तीव्र गति से काम करे। और भारत सरकार ये भी जानती है कि वैश्विक बाजार पर भी यदि हम लोग पकड़ अपनाते हैं तो इसमें हमें फायदा होगा। इसलिए सरकार निजी निवेश को बढ़ा रही है। कंपनियां यहां आकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं, जिनका फायदा उन कंपनियों को भी है कि उनको एक अश्योर्ड सप्लाई मिल रही है, कम कीमत पर चीजें मिल रही हैं। और हमारे किसान को भी ये फायदा है कि एक तो उसकी आय सुनिश्चित हो रही है क्योंकि बाजार में जब विकल्प बढ़ेंगे तभी आय बढ़ोतरी की संभावनाएं होंगी। दूसरा, उस किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर निरंतर मार्गदर्शन भी मिल रहा है। जो व्यापारी पहले ही समझौता कर चुका है खरीदने का, चाहे विश्व के किसी भी राष्ट्र की कंपनी हो, वो निरंतर चाहती है कि उसकी सप्लाई अच्छी बने, उसके उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो। इसलिए वो निरंतर कोशिश करते हैं कि इन किसानों को मार्गदर्शन देते रहें ताकि ये किसान जो है वो उनको एक बेहतर उत्पादन कर दे सके। तो ये एक तरीके से जो ऑनलाइन सलाह का कॉन्सेप्ट है या ऑनलाइन इन कंपनियों का जो सहयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी एक सकारात्मक दिशा की तरफ है। और जिन किसानों ने इन तकनीकियों को अपनाना शुरू कर दिया है वो काफी अच्छे तरीके से पैसा कमा भी रहे हैं। इसके अलावा यदि किसान जागरूक हो जाए तो कृषि के क्षेत्र में नवीन वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग कर किसान की लागत को, मेहनत को और समय को, तीनों चीजों को हम लोग बचा सकते हैं और उसके मुनाफे में एक तरीके से 2 गुना 3 गुना बढ़ोतरी हम लोग करने में सक्षम होंगे। और इस तरीके की तकनीकी को वर्तमान के पर्यावरण के दृष्टिकोण में भी अपनाना बेहद जरूरी है। हम लोग कह सकते हैं कि तकनीकी भाषा में इसे कहा जाता है कंजर्वेशन। जो एग्रीकल्चर एक तरीके सा है कि हम लोग कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर या प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर चीजों का लाभ अर्जित कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार लेजर लेवल तकनीकी जो हम लोग बात करेंगे तो वो भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। इस लेजर लेवल तकनीकी के तहत खेत को समतल किया जाता है। समतल करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि एक तो सिंचाई बहुत आसानी से क्षेत्र तक समझती हो जाती है और सिंचाई के साथ साथ फसल का जो एक तरीके से बुआई करना है, उत्पादन करना है, वो भी आसान हो जाता है। कहा जाता है कि यदि एक बार किसी खेत को लेजर लेवल के तहत कर लिया गया हो इस मशीनरी के तहत तो अगले 3 वर्षों तक फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से किसान के लिए लागत भी कम हो जाती है। इस विधि के प्रयोग से कहा जाता है कि सिंचाई में लगभग 30% पानी की बचत होती है और वहीं उपज में लगभग 15 से 20% वृद्धि होती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि इसको भी धीरे धीरे अधिक विकसित किया गया तो भारत में इस तकनीकी का फायदा भी कृषि के क्षेत्र को अधिक मिलेगा। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो हर किसान आसानी से घर बैठकर मंडी से जुड़ सकता है। हम लोगों ने फोन की सुविधा को, ऑनलाइन मंडी की सुविधा को और किसान रथ ऐप जैसी योजनाओं को शुरू कर परिवहन प्रणाली को भी उस किसान से जोड़ दिया है। इनका प्रमुख कारण है कि भारत की कृषि में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। केवल उत्पादन की कमी हमारे यहाँ प्रमुख चुनौती नहीं है, उसके साथ साथ बाजार के अंदर जो व्यवस्थाएं हमने कायम कर रखी हैं, चाहे वो एपीएमसी की मंडी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, इनके अंदर भी दलाली का सिस्टम बहुत अधिक प्रभावी रूप से काम करता है। ऐसे में किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। इन सभी समीकरणों को जब हम लोग देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक तकनीकियों के चलते इस कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है और कृषि यदि नवीन तकनीकियों का प्रयोग करती है तो किसान कभी भी आय से वंचित नहीं होगा और आधुनिक कृषि ही
किसान के सही भविष्य को निर्धारित करेगी और उसकी आय को सुनिश्चित करेगी। ऐसे में आज के इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि यदि भारत के अंदर किसान तकनीकी का प्रयोग अधिक करते हैं तो कृषि से उनकी जो आय है वो 2 गुना 3 गुना अधिक वृद्धि से बढ़ेगी, उनकी लागत कम होगी, उनकी स्वयं की मेहनत कम होगी और समय की बर्बादी भी कम होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक तो हम ग्लोबल इकोनॉमी पर धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा योगदान हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा उदाहरण देखे हैं बहुत सी नॉन एग्रीगेरियन सोसाइटी जो है, यानी वो राष्ट्र जो कृषि का उत्पादन नहीं भी करते हैं, उन्होंने भी इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाकर अपने आप का नाम संपूर्ण विश्व में कायम कर लिया है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान इस तरीके के राष्ट्र हैं जो कृषि से जुड़ाव नहीं रखते थे, लेकिन इन्होंने आज इस कृषि के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रख दिया है। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि इस तरीके की तकनीकी को कायम कर जहां 50% से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है, जीडीपी में इस कृषि के योगदान को बढ़ाने की आवश्यकता है या कृषि आधारित उत्पादों के योगदान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह आज की एक निष्कर्ष रिपोर्ट थी। इस तरीके की खबरों का विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए AB+ टीवी। इस नॉलेज कॉर्नर में हम लोग निरंतर इसी तरीके का विश्लेषण करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।